गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि कोई भी अगर एसिड दिया हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। तो एसिड में भी आपको बताए थे कि अगर लुईस एसिड है तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, और अगर आर्हेनियस एसिड या ब्रोंस्टेड एसिड दिया हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। आज हम लोग सीखने वाले कि कोई भी बेस या साल्ट दिया हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज बेस का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए सीखेंगे, उसके बाद है सो साल्ट का। तो स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ पॉइंट में लिखिए कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए बेस। अब किसी भी बेस का इक्विवेलेंट वेट जब आपको निकालना होगा तो आप कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए बेस इक्वल टू होता है मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। ठीक है, और एन फैक्टर यहां पे क्या हो जाएगा, एसिडिटी। तो हम लिखेंगे कि मोलिकुलर वेट अपॉन एसिडिटी, या उसी को हम लोग बोलते हैं एन फैक्टर। जब एसिड में हम लोग इक्विवेलेंट वेट निकालते थे तो वहां पे फॉर्मूला आपको बताए थे मोलिकुलर वेट अपॉन बेसिसिटी। यहां पे क्या हो जाएगा, मोलिकुलर वेट अपॉन एसिडिटी, या कह सकते हैं मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर, और एन फैक्टर को ही हम लोग एसिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर दीजिए, यही आपका फॉर्मूला निकल गया। अब देखिए, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि एसिडिटी होता क्या है। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा। देखिए, एसिड में क्या होता है कि अगर आर्हेनियस एसिड या ब्रोंस्टेड एसिड का बात किया जाए तो करीब करीब सेम होता है, वो सिर्फ सॉल्वेंट का चक्कर होता है। जबकि यहां पे अगर आपसे बात किया जाए आर्हेनियस बेस और ब्रोंस्टेड बेस, तो दोनों अलग अलग होता है। अगर आर्हेनियस बेस का बात किया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आर्हेनियस बेस कहते किसको है। तो कहता है कि जो वाटर में OH माइनस आयन दे दे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आर्हेनियस बेस। और अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है, तो ब्रोंस्टेड बेस जो होता है कि जो H प्लस आयन एक्सेप्ट करे। ब्रोंस्टेड बेस क्या होगा कि जो H प्लस आयन एक्सेप्ट करे उसको हम लोग क्या कहेंगे, ब्रोंस्टेड बेस। तो सवाल अब ये उठता है कि दोनों दो तरह का एसिड है। तो अगर सवाल अब ये उठता है कि दोनों दो तरह का बेस है, तो जब आपका आर्हेनियस बेस होगा तब वहां पर एन फैक्टर यानी कि एसिडिटी क्या होगा, और जब आपका ब्रोंस्टेड बेस होगा तब वहां पर एन फैक्टर यानी कि एसिडिटी हम लोग किसको कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्हेनियस बेस का। तो आर्हेनियस बेस अगर दिया हुआ है तो एसिडिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, तो कहता है कि जितना OH माइनस है सो आयन रिप्लेस्ड कर दे उतना उस बेस का एसिडिटी कहलाएगा। तो यहां पर एसिडिटी करके लिखिए कि एसिडिटी इज द नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिप्लेस्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस। कोई भी बेस का एक मॉलिक्यूल जितना OH माइनस आयन रिप्लेस्ड करता है उतना उसका एसिडिटी कहलाता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहां पर NaOH दिया हुआ है। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका एन फैक्टर क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे। तो इसमें एक ही OH है यानी कि रिप्लेस भी करेगा तो एक OH रिप्लेस करेगा, तो इसका एन फैक्टर है सो क्या हो गया, 1 हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि NaOH का आप इक्विवेलेंट वेट बताइए, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा NaOH का, तो मोलिकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर आपका 1 है तो यहां पे लिखेंगे मोलिकुलर वेट अपॉन 1। अब आपका NaOH का मोलिकुलर वेट कितना होगा, तो सोडियम का कितना होता है, तो सोडियम का एटॉमिक वेट है सो 23, ऑक्सीजन का है सो 16 और हाइड्रोजन का 1। अब देखिए तो कितना हो गया, 6 1 7 और 3 10। ठीक है, और यहां पर हो गया 2 1 3 और 1 4 यानी कि 40। तो हम लोग कहेंगे कि इक्विवेलेंट वेट जो है NaOH का 40 अपॉन 1 यानी कि 40 हो गया। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2, इसका आप इक्विवेलेंट वेट बताइए। तो इक्विवेलेंट वेट जब निकालेंगे तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इसका एन फैक्टर क्या होगा। तो यहां पर टोटल 2 OH है, इसका मतलब है कि ये 2 OH माइनस को ये रिप्लेस कर सकता है। अब देखिए फिर एसिड के ही जैसा बात कर रहे हैं कि कर सकता है, यानी कि
जब कुछ नहीं दिया हुआ, कुछ नहीं दिया हुआ का मतलब अगर कोई रिएक्शंस नहीं दिया हुआ है तब वहां पे आपको एसिडिटी मैक्सिमम लेना है। जैसे एसिड में बेसिसिटी के बारे में बात करते थे कि अगर रिएक्शंस नहीं दिया हुआ है तो वहां पे बेसिसिटी मैक्सिमम लेना है। ठीक उसी तरह से इक्विवेलेंट वेट अगर किसी बेस का निकालना है तो यहां पर एसिडिटी मैक्सिमम लेंगे, यानी कि कितना OH माइनस रिप्लेस कर सकता है, 2। तो हम लोग कहेंगे कि n फैक्टर है सो इसका 2 होगा। अब आपसे पूछा जाए कि देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे, मोलिकुलर वेट अपॉन 2। अब इसका आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए मोलिकुलर वेट कितना होगा, तो मोलिकुलर वेट कैल्शियम का कितना होता है 40, एटॉमिक वेट कैल्शियम का कितना हो जाएगा 40। और यहां पर देखिए OH तो ऑक्सीजन का 16 अब प्लस 1 हाइड्रोजन का 17 हो गया और 2 है तो 17 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 34। तो देखिए तो इसको जब करेंगे तो ये कितना आ गया टोटल 74। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 74 अपॉन 2, क्या लिखेंगे 74 अपॉन 2। अब इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 37। बोलिए कोई दिक्कत, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3 में क्या है, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब आपसे कहा गया कि MgOH2 का आप क्या बताइए इक्विवेलेंट वेट बताइए। यहां पे मैक्सिमम कितना OH माइनस आयन है सो रिप्लेस कर सकता है, तो 2 कर सकता है। तो हम लोग कहेंगे कि n फैक्टर है सो 2 होगा। अगर रिएक्शंस दिया हुआ है तो रिएक्शंस आप देख लीजिएगा कि कितना OH माइनस है सो रिप्लेस कर रहा है। यहां पे अगर कुछ नहीं रिएक्शंस दिया हुआ है, सिर्फ इस तरह से दिया हुआ रहेगा कंपाउंड, तो आप समझ जाइए कि वहां पे क्या करना है, मैक्सिमम आपको है सो n फैक्टर लेना है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे मोलिकुलर वेट अपॉन 2। अब MgOH2 का मोलिकुलर वेट कितना होगा सब लोगों को पता होना चाहिए। मैग्नीशियम का बताइए एटॉमिक वेट कितना होता है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट हो गया 24 और अभी बताए थे OH का कितना होता है 17 और 2 OH है तो कितना हो गया 34। इसको जब आप करेंगे तो ये कितना आ गया 58। तो इक्विवेलेंट वेट जब लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 58 अपॉन 2 और 58 में 2 से जब डिवाइड कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 29। बोलिए कोई दिक्कत। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। यहां पर है LOH3। अब बताइए टोटल कितना OH है, ये 3 OH है, यानी कि ये मैक्सिमम 3 OH माइनस आयन को ये रिप्लेस कर सकता है। अब देखिए फिर बार बार बोला जा रहा है कि अगर रिएक्शंस नहीं दिया हुआ है तब तो आपको वहां पे n फैक्टर मैक्सिमम ही लेना है, यानी कि n फैक्टर 3 ही लेना है। लेकिन अगर रिएक्शंस दिया हुआ है तो आप रिएक्शंस देख लीजिए कि उसमें कितना OH माइनस रिप्लेस किया है। अगर एक करेगा तो उसका एक n फैक्टर 1 हो जाएगा, 2 OH माइनस को रिप्लेस किया है तो उसका n फैक्टर 2 हो जाएगा। आगे एक एग्जांपल देकर के आपको रिएक्शन करके भी बता देंगे। अब यहां पे n फैक्टर 3 हो गया तो देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ LOH3 का क्या हो जाएगा मोलिकुलर वेट अपॉन 3। अब आपसे पूछा जाए कि इसका मोलिकुलर वेट क्या होगा, तो अल्युमिनियम का कितना होता है बताइए 27। अल्युमिनियम का एटॉमिक वेट कितना 27 और OH का कितना होता है 17। तो 3 OH है तो कितना हो गया 51, यानी कि यहां पर 8 हो गया और ये आपका 7 हो गया तो टोटल कितना हो गया 78। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे कि 78 अपॉन 3, 78 अपॉन 3। अब इसको 3 से जब डिवाइड कीजिएगा तो 26 आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत। यहां तक जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अब यहां पर देखिए क्या है, रिएक्शंस दिया हुआ है और रिएक्शंस दिया हुआ है तो आप रिएक्टेंट को देखिए और प्रोडक्ट को देखिए। तो रिएक्टेंट में आपका यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पर क्या दिख रहा है कि 2 OH है, जबकि प्रोडक्ट में आपका कितना OH है 1 OH है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन जब किया तो 1 OH माइनस आयन को ये रिप्लेस कर दिया।
तो जब एक OH माइनस आयन को रिप्लेस कर दिया तो आपसे अब पूछा जाए कि बताइए इस रिएक्शंस में KOH होल 2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इन फैक्टर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? 1। जितना OH माइनस रिप्लेस करेगा उतना उसका इन फैक्टर होता है, पहले भी आपको बता चुके हैं। तो यहां पर देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा? मोलिकुलर वेट अपॉन 1। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर वेट अभी आपको निकाल के बताए थे 74 होता है, तो 74 अपॉन 1 यानी कि 74 हो गया। अगर किसी को ये दिक्कत हो रहा है कि 74 कहां से आया, तो फिर से आप समझ लीजिए कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 40 और अभी OH का बताए थे 17, 2 OH मोलेकुल है तो ये 34 हो गया, तो इसको ऐड करेंगे तो ये 74 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल अब हम लोग लेते हैं NH3। अब देखिए अभी तक जो हम लोग निकाल रहे थे, ध्यान से समझिएगा, अभी तक जो हम लोग निकाल रहे थे एसिडिटी, वो किसका एसिडिटी निकाल रहे थे? आर्हेनियस बेस का। अब ये क्या है? ये ब्रोंस्टेड बेस है। अब ब्रोंस्टेड बेस करता क्या है? ब्रोंस्टेड बेस जितना नंबर ऑफ H प्लस आयन एक्सेप्ट करता है उसी बेस को हम लोग ब्रोंस्टेड बेस कहते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि अमोनिया है सो कितना H प्लस एक्सेप्ट करेगा, तो नाइट्रोजन के पास यहां पर एक लोन पेयर होता है, ध्यान से समझिएगा, नाइट्रोजन के पास यहां पर एक लोन पेयर होता है, तो एक H प्लस को ये एक्सेप्ट करेगा और एक H प्लस को एक्सेप्ट करेगा तो हम लोग कहेंगे कि अमोनिया का इन फैक्टर 1 हो जाएगा। अब ये कैसे रिएक्शंस करेगा? तो ये अमोनिया है, एक H प्लस ये एक्सेप्ट करेगा तो NH4 प्लस हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट अगर आपको निकालना है कि देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया, तब क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया जब निकालेंगे तो मोलिकुलर वेट अपॉन 1। अब इसका मोलिकुलर वेट देखिए कितना होगा, तो नाइट्रोजन का 14 होता है और हाइड्रोजन का 1, 3 हाइड्रोजन है, तब 14 अब प्लस 3 जब करेंगे तो 17 अपॉन 1 17 हो गया। तो अगर आपका आर्हेनियस बेस दिया हुआ है या ब्रोंस्टेड बेस दिया हुआ है तो उसका इन फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, ये सभी लोग को समझ में आ गया। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए, तो चलिए एक नोट करके आप यहीं पे लिख लीजिए। क्या लिखिएगा कि अगर आपका ब्रोंस्टेड बेस दिया हुआ है तो उसका एसिडिटी क्या होता है, तो यहां पे नोट करके आप लिख लीजिए कि फॉर ब्रोंस्टेड बेस इन फैक्टर इज द नंबर ऑफ H प्लस आयन एक्सेप्टेड पर मोलिकुल। पर मोलिकुल का मतलब एक मोलिकुल जितना H प्लस एक्सेप्ट करेगा उतना उस बेस का एसिडिटी कहलाएगा, और वही एसिडिटी क्या कहलाता है? एन फैक्टर। तो ये मेरे ख्याल से सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अगर आपका ब्रोंस्टेड बेस दिया हुआ है या आर्हेनियस बेस दिया हुआ है तो उसका एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझिए। जैसे अगर आपको यहां पे बोला जाए कि आप जो है ना NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है, इसका आप एन फैक्टर बताइए। तो एन फैक्टर जब निकालने के लिए कहा जाएगा तो क्या बताएंगे? सब लोग बताइए। इसका एन फैक्टर है सो 2 हो जाएगा। कैसे? तो यहां पर भी देखिए एक नाइट्रोजन है तो इसके पास एक लोन पेयर, यहां पर भी एक नाइट्रोजन है तो इसके पास भी एक लोन पेयर। तो यहां पे कह क्या रहा है? पर मोलिकुल। तो ये एक ही मोलिकुल के अंदर आपका दो दो लोन पेयर है। तो जब दो दो लोन पेयर है तो 2 H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए इसका एन फैक्टर क्या कहलाएगा? 2। इसको हम लोग पढ़ते हैं इथिलीन डाइएमीन। फंक्शनल ग्रुप आपका एमीन है, 2 एमीन है, और इसको हम लोग पढ़ेंगे इथिलीन डाइएमीन। तो इथिलीन डाइएमीन का एन फैक्टर है सो आपका 2 हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन आपको करते हैं और देखते हैं आप लोग से सही होता है या नहीं होता है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि H2O का एन फैक्टर क्या होगा, सभी लोग बताइए H2O का एन फैक्टर क्या होगा। तो जो स्टूडेंट अगर ये बोल रहे हैं कि H2O का एन फैक्टर 2 होगा तो वो गलत है।
बोलिएगा कि नहीं सर H2O में तो ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर होता है। नहीं, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे क्या होता है, दो दो लोन पेयर होता है। अभी आप बताएं कि जितना लोन पेयर रहेगा उतना इन फैक्टर होगा, ये गलत बात, ऐसा नहीं बताए। हम क्या बताए, हम आपको बताए कि जितना H प्लस एक्सेप्ट करेगा, ये नहीं कभी डिस्क बताए। बहुत सारा बात क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट अपना कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है, और सारा जिम्मा थोप देंगे टीचर पे ही कि टीचर ही ऐसा बताए। आपको तो सिंपल बताया जा रहा है कि जितना H प्लस एक्सेप्ट करेगा उतना उसका एन फैक्टर होगा। ये कभी नहीं बोला गया कि जितना लोन पेयर होगा उतना एन फैक्टर होगा। नहीं, ऑक्सीजन के पास हम भी मानते हैं कि दो दो लोन पेयर है, लेकिन ये कभी भी दो H प्लस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? यानी कि H2O का एन फैक्टर है सो 1 होगा। अब क्यों 1 होगा, ये भी एक क्वेश्चन है कि सर इसके पास जब दो लोन पेयर है तो दो H प्लस को एक्सेप्ट क्यों नहीं करेगा। एक सिंपल सा बात आप समझिए, अगर इसके पास दो लोन पेयर है, ठीक है, एक लोन पेयर ये हुआ और एक लोन पेयर ये हुआ। अब H प्लस को ये अपना एक लोन पेयर शेयर करता है यानी कि एक्सेप्ट करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन का देखिए तो 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक लोन पेयर अभी भी है। तो आप कह सकते हैं कि सर एक लोन पेयर तो बच रहा है ना। नहीं, बच रहा है लेकिन ये कभी भी शेयर नहीं करेगा। अब मेन मुद्दे की बात आते हैं कि क्यों नहीं शेयर करेगा। तो सिंपल सा बात है कि ऑक्सीजन देखिए मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है और उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? तो ये एक लोन पेयर जब शेयर करता है ना, तो इसलिए शेयर कर देता है कि एक लोन पेयर शेयर करने के बाद अनस्टेबल तो हो गया, लेस स्टेबल तो हो गया, लेकिन इसका ऑक्टेट देखिए अभी कंप्लीट है। नहीं, 2 2 4 2 6 और ये 2 8, तो इसका ऑक्टेट अभी भी कंप्लीट है। लेकिन जब ये दोनों लोन पेयर शेयर अगर कर देगा तो ये हाईली अनस्टेबल होगा, यानी कि मेरे ख्याल से ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बात सब लोग को समझ में आया कि ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर होने के बावजूद भी ये दोनों लोन पेयर शेयर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा ये पता चला, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना कि H2O जो होता है, ठीक है, वो एक ही लोन पेयर शेयर करेगा H प्लस को, तो H3O प्लस बना देगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O क्या होगा, तो मोलेकुलर वेट अपॉन 1, और H2O का मोलेकुलर वेट क्या हो गया 16 और प्लस 2 कितना हो गया 18। तो यहां पे लिखेंगे 18 अपॉन 1 यानी कि 18। बोलिए कोई दिक्कत? तो ध्यान में ये रखना है कि जहां पर कोई जरूरी नहीं है कि जितना लोन पेयर है उतना वो शेयर करे ही। स्टेबिलिटी का भी ध्यान में रखना है। यहां पर H2O के, अब आप ऐसे सिंपल सा सोच लो ना कि ये कर क्या रहा है, ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर समझिए कि दान दे रहा है, शेयर कर रहा है, इसका मतलब दान दे रहा है, उसके साथ बॉन्ड बना रहा है। तो अनस्टेबल तो हो रहा है, अनस्टेबल तो हो रहा है, लेकिन एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है। आपको कोई ऐसा काम करने के लिए कहा जाए कि आप किसी दूसरे को हेल्प कर देंगे और साथ में आपका नुकसान हो जाए, तो आप हेल्प करेंगे क्या? बोलिए, ऐसा कोई भी हेल्प आप करें जिससे आपका खुद का नुकसान हो जाए, या आप ऐसे समझिए कि आप किसी का हेल्प करने जा रहे हैं और आपको पता है कि मेरा जिंदगी चला जाएगा, तो आप हेल्प करेंगे क्या? नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं सर हम लोग करेंगे, नहीं, तो आप करेंगे तो आप दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान है। समझ में? मेरे को तो नहीं करना है, अपना जान चला जाएगा तो हम दूसरे को हेल्प कैसे कर सकते हैं? तो यहां पर भी सेम चीज है, अगर ये दूसरा लोन पेयर शेयर कर देगा ना तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो ऐसा काम क्यों करेगा? बात समझ में आ रहा है? चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग 6 में इक्विवेलेंट वेट किसी साल्ट का कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए साल्ट इक्वल टू मोलेकुलर वेट अपॉन एन फैक्टर।
इसको फिर हाईलाइट कर लीजिएगा। फिर सवाल यहाँ पे यही उठता है कि n फैक्टर हम लोग कहेंगे किसको? तो n फैक्टर कहता है कि टोटल पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज, ठीक है, टोटल पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज, बट होना क्या चाहिए? ओनली मैग्नीट्यूड। ओनली मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ कि अगर -2 चार्ज भी है ना तो वहां पर n फैक्टर 2 होगा, -2 नहीं होगा। ओनली मैग्नीट्यूड को ध्यान में रखना है। जैसे अब एक एग्जांपल, ये तो बहुत ही सिंपल है, NaCl है। अब बताइए टूटेगा तो कैसे टूटेगा? तो Na प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। तो अब देखिए यहां पे क्या करा, टोटल पॉजिटिव और का मतलब या निगेटिव चार्ज, क्योंकि कोई भी साल्ट है तो न्यूट्रल होगा, और जब वो न्यूट्रल होगा तो इसका मतलब क्या है कि जब वो आयोनाइज्ड होगा, ध्यान से सुनिएगा, कि जब वो आयोनाइज्ड होगा तो जितना नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज होगा। यानी कि आपको काउंटिंग करना है या तो पॉजिटिव चार्ज को या तो निगेटिव चार्ज को। अब यहां पर NaCl में आपसे पूछा जाए कि अच्छा जी बताइए n फैक्टर क्या होगा? n फैक्टर को शॉर्ट में NF लिख रहे हैं, तो n फैक्टर इक्वल टू क्या होगा? तो 1। यानी कि मोलिकुलर वेट अगर आपसे निकालने के लिए कहा जाए NaCl का, यानी कि अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए कहा जाए NaCl का, तो क्या हो जाएगा? मोलिकुलर वेट अपॉन 1। अब मोलिकुलर वेट कितना होगा? तो क्लोरीन का होता है 35.5, ये तो अब सब लोग को याद हो गया होगा। और सोडियम का कितना होता है? 23। इसको जब ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 58.5। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 58.5 अपॉन 1, यानी कि 58.5। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे MgCl2 है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो ये टूटेगा कैसे? हाँ, इतना तो सभी लोगों को पता होना चाहिए कि आयोनाइज्ड होगा। तो कैसे आयोनाइज्ड होगा? तो Mg2 प्लस और 2Cl माइनस। आप जानते हैं क्लोरीन पर एक निगेटिव चार्ज होता है, तो 2 क्लोरीन है तो 2 निगेटिव, और मैग्नीशियम आपका क्या हो गया? 2 पॉजिटिव। अब आपसे पूछा जाए कि अच्छा बताइए MgCl2 का n फैक्टर क्या होगा? तो क्या बोलेंगे? 2। तो देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ MgCl2 क्या होगा? तो मोलिकुलर वेट अपॉन 2। अब इसका मोलिकुलर वेट निकालिएगा तो मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है? तो मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट है आपका 24, और Cl2 2 क्लोरीन है तो उसका कितना हो जाएगा? 71। यानी कि इसको जब आप करेंगे तो टोटल कितना हो गया? 95। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहां पे हम लोग लिखेंगे 95 अपॉन 2, यानी कि टोटल कितना हो गया? 47.5। बोलिए कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए इसको। यहां तक कंप्लीट हो गया सभी लोग। चलिए और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में है AlCl3। ये भी आप लोग को पता है कैसे आयोनाइज्ड होगा? Al3 प्लस 3Cl माइनस। अल्युमिनियम पे कितना चार्ज? 3 प्लस। क्लोरीन पे कितना? -1। कितना क्लोरीन? 3 माइनस, तो 3Cl माइनस। n फैक्टर कितना? तो 3 हो गया। कोई एक देखना, या तो पॉजिटिव चार्ज देख लीजिए या तो निगेटिव चार्ज देख लीजिए। अब यहां पे आपसे पूछा जाए कि देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट है सो AlCl3 का क्या होगा? तो आप क्या लिखेंगे? मोलिकुलर वेट अपॉन 3। मोलिकुलर वेट बताइए अल्युमिनियम का कितना? एटॉमिक वेट आपका अल्युमिनियम का होता है, अल्युमिनियम का एटॉमिक वेट आपका कितना? 27, और क्लोरीन आपका 3 है। ठीक है, तो देखिए तो 35.5 इंटू 3 जब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? बोलिए, यहां पे हो गया 106.5। इसमें ऐड कर दीजिए, तो 106.5 जब ऐड करेंगे तो ये 5 हो गया, यहाँ पे 13 हो गया, यहाँ पे है सो 3 हो गया, यानी कि 133.5। तो यहां पे आप क्या लिखिएगा? 133.5 अपॉन 3। अब इसको जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 44.5। बोलिए कोई दिक्कत? ठीक उसी तरह से अगर आपको कहा जाए Na2CO3 का निकालने के लिए सोडियम कार्बोनेट, अब सोडियम कार्बोनेट का जब आप निकालना होगा तो कैसे आयोनाइज्ड होगा बताइए? देखिए बहुत सारे बच्चे को ना यहाँ पे मेरे को ऐसा लगता है कि आयोनाइज कैसे ये टूटेगा ना, उनको नहीं पता चलता होगा। तो आप ऐसे देख लो
सोडियम फर्स्ट ए का एलिमेंट होता है, सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप कैसे इसको तोड़ेंगे? तो सोडियम पे जब भी होगा तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा, इतना तो सबको समझ में आता होगा। और ये भी आप जानते हैं कि CO3 पे कितना चार्ज होता है? 2 माइनस होता है। अब आते हैं यहां पे, सोडियम कितना एटम है? 2 एटम है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बोलिए कोई दिक्कत? तो आप देखिए तो 2 प्लस और 2 माइनस हो गया। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए एन फैक्टर क्या होगा सोडियम कार्बोनेट में, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? ये टूटेगा 2Na प्लस और CO3 2 माइनस, यानी कि एन फैक्टर हो गया 2। देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na2CO3 का क्या हो जाएगा? मोलिकुलर वेट अपॉन 2। अब Na2CO3 का मोलिकुलर वेट आपको पहले भी बता चुके हैं। कहां पे? जहां पे कंपाउंड का आपका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए सिखाए थे, तो वहां पे जब आप निकाले थे तो कितना हुआ था? 106, यानी कि 106 अपॉन 2 करिएगा तो ये हो जाएगा 53। बोलिए कोई दिक्कत? और जिनको अभी भी दिक्कत हो रहा है कि 106 कहां से आया, तो सोडियम का कितना होता है? 23, 2 सोडियम है तो ये कितना हो जाएगा? 46, तो यहां पे आप लिखेंगे 46। कार्बन का कितना होता है? 12। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। 3 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया? 48। कितना हो गया? 8 2 10 और 6 16, 4 4 8 1 9 1 10, ऐसा। अब ये चीज आपको कोई टीचर नहीं बताएंगे कि हर बार आपको ऐड कर करके बताना। ये अब इतना एग्जाम्पल आपको दे दिया गया तो अब आपको याद हो जाना चाहिए, या खुद से आप करके देखिए। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। यहां तक सभी लोग नोट कर लिए? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ये है Al2SO4 होल 3। क्या पढ़ेंगे? अल्युमिनियम सल्फेट। अब आपसे पूछा जाए कि ये टूटेगा कैसे, तो सबसे पहले, इसके पहले भी आपको बता चुके हैं। देखिए अल्युमिनियम जो है वो हो जाता है 3 प्लस और SO4 2 माइनस। अब यहां पर देखिए अल्युमिनियम कितना एटम है? 2 एटम है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और सल्फेट कितना है? 3 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल चार्ज कितना हुआ, तो 3 इंटू 2 6, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 6। ये बात सभी स्टूडेंट को पता है ना कि अल्युमिनियम 3 प्लस क्यों लिखा था? क्योंकि अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 13 होता है। तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये करेगा क्या? या तो किसी से 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा, या ये अपना 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है। कौन सा फेवरेबल कंडीशन है? तो इसको कोई दूसरा एटम अपना 5 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तब क्या करता है? अपने आप को स्टेबल करने के लिए, यानी कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए ये क्या करता है? अपना 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देता है। तो इसीलिए अल्युमिनियम पे 3 प्लस चार्ज डेवलप होता है। और यहां पर 2 अल्युमिनियम था, 3 टू 2 कर दिए। तो ये सब बहुत बेसिक चीज है। जब आप नीट और जी मेन और एडवांस का तैयारी करें तो ये सब नॉलेज तो सभी लोगों को होगा। तो यहां पर ये कैसे टूटा? 2Al3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस। यहां पे आपका एन फैक्टर क्या हो गया? 6। तो आपसे कहा जाएगा कि अल्युमिनियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट बताइए, तब आपका क्या कहेंगे? मोलिकुलर वेट अपॉन 6। और इसका जब मोलिकुलर वेट निकालेंगे तो कितना हो जाता है? 342 अपॉन 6। इसको 6 से जब डिवाइड कीजिएगा तो यहां पर हो जाएगा 57। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल है BaCl2.2H2O। अब आपसे कहा गया कि इसका है सो इक्विवेलेंट वेट निकालें। अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा? इसका एन फैक्टर निकालना पड़ेगा। और एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो यहां पर बेरियम क्लोराइड है, तो ये टूटेगा कैसे?
Ba2 प्लस और 2Cl माइनस में। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसका बताइए n फैक्टर क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे कि इसका n फैक्टर है सो 2 होगा। क्यों? क्योंकि ये टूटेगा Ba2 प्लस 2Cl माइनस में, तो n फैक्टर क्या हो गया? 2 हो गया। हाँ, H2O जो है ये आयोनाइज नहीं होता है, तो इस कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या लिखेंगे कि देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? मोलिकुलर वेट अपॉन 2, और मोलिकुलर वेट इसका जब आप निकालेंगे तो 244 अपॉन 2 यानी कि 122। नोट कर लीजिए इसको सभी लोग, यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ, KCl.MgCl2.6H2O। अब आपसे कहा गया कि इसका इक्विवेलेंट वेट निकालिए। कोई बता सकते हैं इसका n फैक्टर क्या होगा? तो n फैक्टर जब आप निकालेंगे तो या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल निगेटिव चार्ज। अब देखिए पहला आपका क्या है, ध्यान से देखिए, पहला क्या है? KCl। तो KCl टूटेगा कैसे? K प्लस और Cl माइनस। और फिर क्या है? MgCl2, ये कैसे टूटेगा? Mg2 प्लस और 2Cl माइनस। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात किया जाए तो कितना आ गया? 3। या निगेटिव चार्ज के बारे में बात किया जाए तो वो भी कितना हो गया? 2 निगेटिव और 1 निगेटिव 3। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहां पे बताइए n फैक्टर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? 3। तो देयरफॉर इक्विवेलेंट वेट इस कंपाउंड का क्या होगा? मोलिकुलर वेट अपॉन 3। अब मोलिकुलर वेट आप अपना निकालते रहिएगा, सारे का आप जानते हैं, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका आप एटॉमिक वेट नहीं जानते। तो इसको जब आप कीजिएगा तो ये आता है 277.5 अपॉन 3। 3 से जब इसमें आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 92.5। समझ में आ रहा है? अगर किसी स्टूडेंट को ये मोलिकुलर वेट कैसे आया ये नहीं समझ में आता तो कमेंट करके बता दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर हम बता देंगे। ठीक है, ऐसे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसका आप एटॉमिक वेट नहीं जानते। और ये मान के चलते हैं कि जब आप जी मेन और नीट का तैयारी कर रहे हैं तो एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आता ही होगा। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। यहां पर है K2SO4.Al2SO4(3).24H2O। अब इसका आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है। अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? n फैक्टर निकालना पड़ेगा। अब आप लोग बताइए कि इसका n फैक्टर क्या होगा? तो यहां पर देखिए, यहां पर है क्या? K2SO4, ये कैसे टूटेगा? K प्लस SO4 2 माइनस में टूटेगा। और क्या है? अभी आपको बताए थे ना Al2SO4(3) है, तो ये कैसे टूटेगा? Al3 प्लस और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2 अल्युमिनियम है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? SO4 2 माइनस और कितना मोलिक्यूल है? 3 मोलिक्यूल है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर कितना हो गया? 6 पॉजिटिव और 2 पॉजिटिव, यानी कि कितना हो गया? 8 पॉजिटिव। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इस कंपाउंड में n फैक्टर क्या होगा, तो यहां पर n फैक्टर कितना आ गया? 8 पॉजिटिव, यहां पर आ गया 6 और यहां पे क्या आ गया? 2, तो टोटल कितना हो गया? 8। तो हम लोग कहेंगे कि n फैक्टर 8 है। अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा इस कंपाउंड का, तो मोलिकुलर वेट अपॉन 8, और इसका जब मोलिकुलर वेट आप निकालिएगा तो ये आ जाता है 948, और अपॉन 8 करेंगे तो ये आ जाएगा 118.5। तो इस तरह से जो मेन काम था अभी हम लोग का वो नहीं हुआ। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन में कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट है ना, उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है। और उसको समझाने के लिए इतना सारा पापड़ बेलना पड़ा। सबसे पहले आपको क्या बताया? एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट किसको? सबसे पहले आपको क्या बताया कि एलिमेंट कहते किसको हैं?
फिर आपको क्या बताया कि कोई भी एलिमेंट दिया हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। फिर आपको क्या बताया कि कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है तब उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। फिर आपको बताया कि कोई आयन दिया हुआ है तब उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। फिर आपको बताया कि एसिड कोई दिया हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। एसिड में आपको बताया कि अगर आर्हेनियस या ब्रोंस्टेड एसिड दिया हुआ है तब उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, और अगर कोई लुईस एसिड दिया हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। फिर आपको सिखाया कि कोई बेस दिया हुआ है, बेस में भी आपका दो तरह का, ब्रोंस्टेड बेस अगर दिया हुआ है तो उसका हम लोग इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, या आर्हेनियस वेट दिया हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। और लास्ट में हम लोग देखिए कि कोई सॉल्ट है तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। तो जो मेन काम करना था वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिया हुआ है या रिड्यूसिंग एजेंट दिया हुआ है तो उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।